वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून। Namaste, this is Rishikesh Writings, and today we are on the bank of River Ganga and Mother Ganga on Purple Yogi Hermitage Ashram in Rishikesh, and we are with Runit Arya ji, a ghazal singer. A ghazal is basically a poem and sing with the harmony in the presence of love. Namaste, Runit. runit जी, कुछ यादें ताज़ा कीजिए अपने लम्हे से। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं एक ऐसी पावन धरती पर हूँ जिसे देवनगरी और योगनगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आने के बाद ही आपका पूरा आपकी जहनियत, आपका पूरी सोच, आपकी अप्रोच अपने प्रति, लाइफ के प्रति चेंज हो जाती है। तो यहाँ आते ही सब कुछ चेंज हो जाता है और हर बार होता है। तो जहाँ तक यादें ताज़ा करने की बात है, तो इस जगह की यादें तो बेसंग समझ लीजिए गोल्डन मोमेंट्स हैं। और ये सफ़र बहुत बहुत जब से वो संभाला तभी से चल रहा है, कोई एज ए डेट नहीं पता। लेकिन ये है कि पहले ये शौक़ के तौर पे था, जैसे बचपन में बच्चे को शौक़ होता है खिलौनों का। फिर ये मूव हुआ एजुकेशन की तरफ, कि मुझे बोला गया कि खाली शौक़ से काम नहीं चलेगा। अगर आप यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड दिस एज अ प्रोफेशन और एज अ वन ऑफ योर मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा। तो फिर मैंने सीख रहा हूँ, तो सीख रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से गाया, और फिर ये एजुकेशन के बाद फिर ये हुआ जुनून कि ऑडियंस, स्टेज, तालियां, पैसा, नाम, और अब ये हो गया इबादत। तो उन चीज़ों से हट के इबादत, तो यहाँ इस मोड में आने के लिए इस पावन धरती ऋषिकेश और यहाँ के लोगों से मेरा इंटरेक्शन, उसका बहुत बड़ा हाथ है। आपने अभी तक 5000 शोज़ कर चुके हैं, और अगर बात की जाए आपके संगीत में पाँव रखने की, जैसे इंसान जन्म लेता है इस धरती पे माँ की गोद से, तो ये आपका पहला टीचर, पहला गुरु जिसने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए, मैं शुरू करता हूँ बात से। सवाल 5000 कॉन्सर्ट्स का नहीं है, ये मैं इसको ऐसे फ्रेम करता हूँ कि ये मुझे 5000 अपॉर्चुनिटीज़ मिली सीखने की, इंटरेक्ट करने की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को ये मौका मिला, इतने मौके मिले सीखने के, ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रही मेरी पहले गुरु की, तो मुझे जितना याद है कि मैं अपने पिताजी की छाती के ऊपर लेट के, बच्चा लेट जाता है और वो मुझे मुकेश के गीत सुनाया करते थे, मुझे अच्छे लगते थे। और धीरे धीरे पता नहीं कब मैंने गाना शुरू कर दिया, मुझे खुद नहीं याद। और सबसे बड़ा गॉडफादर अगर बोलूँगा तो मेरे पिताजी रहे, इन्होंने मुझे तुरंत 7 साल की उम्र में स्टेज दे दिया। एक प्रोग्राम था घर में, पहले घर में पार्टियाँ हुआ करती थी, ऑर्केस्ट्राज आया करते थे, तो वहाँ से मुझे इन्होंने स्टेज पे चढ़ा दिया। तो वो जो स्टेज परफॉर्मेंस वाली बात होती है, वो एक्सपीरियंस बहुत कम उम्र में हो गया था। तो वहीं से चीज़ें शुरू हो गई, और धीरे धीरे करके फिल्मी गानों की तरफ रुझान हुआ। जैसे जैसे अक्ल आनी शुरू हुई, मैच्योरिटी आनी शुरू हुई, तो उन दोनों चलते थे वो LPs बड़े वाले रिकॉर्ड पे। तो उस पर एक एल्बम, उस पर ये भी नहीं मालूम था कि नज़्म है, गज़ल है, गीत है, पर कुछ चला उसके ऊपर। तो वो निडल रख के जो चटर पटर आवाज़ आती है उस रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर, उसमें से आवाज़ में से जब निकला कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब ये जो लाइन आई, इसने मेरे को अंदर से, कहते हैं ना वो, मैं एकदम से पर्पल होने की तरफ चल पड़ा। हाँ, आपका प्रोडक्शन का नाम भी पर्पल सिनेमा है, पर्पल क्रो सिनेमा जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये पर्पल जो शब्द है, शुरुआत तो नाम से हुई कि मैंने देखा कौवा जो है अपने काले रंग से बदनाम रहता है जी। काला रंग उसे कभी ढंग से नहीं, इज्जत से नहीं देखा जाता। तो मैंने कहा इसको हम ऐसा कुछ करें कि ये एक एनलाइटनमेंट वाला कलर बन जाए, जो पंडित से मालूम पड़ा। एक्चुअली ये बात मुझे यहाँ मालूम पड़ी कि पर्पल का मतलब होता है एनलाइटन होना। तो मैंने सोचा था कि कौवे को मैं एजुकेट करता हूँ,
और एजुकेट करके इसको काला रंग हटा के इसको पर्पल रंग देता हूँ, और असल में क्या है वो कौवा मैं ही हूँ। तो वो बात हो रही थी फिल्म लाइन की। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट भी है जो एक्टिंग कर सकता है, जो फिल्मिंग भी कर सकता है। और ये बात मैं बोलना चाहूँगा अपने ऑडियंस को, यकीन मानिए आप या आपके बच्चे या आपके आसपास आपके दोस्त, हर किसी के अंदर एक टैलेंट ज़रूर होगा मिनिमम। अगर है तो उसे आइडेंटिफाई करिए और उसे प्रमोट करिए, खुद को भी प्रमोट करिए। यही मैंने किया। जब मैंने मालूम पड़ा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ तो मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। अब अच्छा बुरा राइट वो एजुकेशन से है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं आपको आनंद जी, बहुत ही मेजर बात है और यहीं से सीखा मैंने कि बीइंग टैलेंटेड इज नॉट इनफ। टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। सो बीइंग टैलेंटेड इज इनफ, यू गॉट टू बी स्किल्ड, यू ऑट टू बी स्किल्ड। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो एक सैचुरेशन आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा सीख रहा हूँ। आप मुझसे गज़ल गवाएंगे, एक बार गवाएंगे या 1000 बार गवाएंगे, वो हज़ारों बार अलग तरीके से होगी, क्योंकि वो एजुकेशन में ले रहा हूँ, मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी मेजर पार्ट है। तो पर्पल क्रो सिनेमा जो है वो हमारा प्रोडक्शन है, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। हमने एक फिल्म बनाई थी लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, उसे नेशनल अवार्ड मिला है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब से, और वो 11वें नंबर पे आई थी मुंबई में इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट जो फेस्टिवल होता है उसके अंदर। तो वहाँ से इंक्रीमेंट मिला और अब धीरे धीरे अब कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वो मेरा एक पैरेलल मेरा ये बोलो कि टैलेंट या बिजनेस जो भी है। आपने कई सारे संगीतकारों के साथ काम किया है, उनसे सीखा है, तो कुछ चुनिंदा संगीतकार जो आपके फेवरेट रहे उनके बारे में कुछ प्रकाश डालें। आनंद साहब देखिए, ऐसा है कि मैं इतना फॉर्चुनेट तो नहीं रहा कि मैं उनके संग काम कर सकूं। हाँ, इतना ज़रूर फॉर्चुनेट रहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे मुखातिब हो सका, जिनमें से कुछ चंद नाम ऐसे हैं जो अपने आप में हिस्टोरिकल हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा मरहूम मुबारक बेगम जी, जो बहुत बड़ी गज़ल और फिल्म इंडस्ट्री की गायिका रही हैं। उनसे मिला तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि गाने में शायरी को समझ के गाना है। वो पहला लेसन मुझे वहाँ से मिला। फिर जगजीत जी, उनके संग काफ़ी टाइम गुजारा। तो कोने में बैठा रहता था मैं उनके घर में, और वो जो बातें बताते थे ड्यूरिंग दैट जो अलग अलग एल्बम्स बन रही थी, उन बातों से सीखा। उन्होंने बैठ के कभी सिखाया नहीं कि ऐसे गाओ ऐसे करो। वो तो मैंने उनके जाने के बाद समझ में आई बात मुझे। जब उनसे मैं रियलिटी मिल रहा था तो ये मालूम पड़ता था कि जब बात भी करते हैं किस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, कितना फ्रेमिंग कर रहे हैं, कहाँ कॉमा, क्या एक्सप्रेशन है आपका। वही चीज़ गायकी में आती है। अब बात तो आप चला के, अब जैसे भाई बोल रहा हूँ, ये मेरी एक पिच है कि पहले मेरी पिच ये थी लेकिन अभी मेरी पिच ये है। तो ये भी सीखा कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें जगजीत जी सीखी मैंने कि वो किस तरीके से शायर के तसव्वुर में उतर के, शायर के अपने उस कैरेक्टर में उतर के फिर वो गज़ल गाते थे, उस चीज़ को एक्सप्रेस करते थे जो शायर ने लिखते वक्त सोचा था जब वो लिख रहा था। तो ये हमारी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि जिस तसव्वुर में शायर ने लिखा है उसमें आऊँ, वो चीज़ परोसूँ। है तो विरह की गा रहा हूँ मैं पैपी में, तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से कई लोग मुझे, कई बड़े बड़े कलाकार मुझे मिले जिनसे उनसे मुखातिब हुआ और सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। अभी आपका क्या सोचना है 21वीं सदी की सिनेमा और 70 के दशक की सिनेमा का जो म्यूज़िक है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, मैं भी उसी सदी में चल रहा हूँ, हम सब बह रहे हैं और समय के साथ चेंज मस्ट है। देखिए, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कलाकार ना तो कोई बोल सकता ना बोलना चाहिए। हर म्यूज़िक अच्छा है और समय के साथ म्यूज़िक बदला, समय के साथ गज़ल का रूप भी बदला। पहले गज़ल सारंगी और हारमोनियम पर चलती थी, आज की तारीख में तो मैं साथ में इलेक्ट्रिक गिटार भी लेता हूँ, कीबोर्ड भी लेता हूँ, यहाँ तक कि मैंने तो सैक्सोफोन भी लिया एक बार। तो कहने का मतलब ये कि कर्णप्रिय होना चाहिए, आपको पहले अच्छा लगना चाहिए। अब जो म्यूज़िक बन रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो भी तो लाइक तो किया, कोई तो लाइक कर रहा है उसको, तो वो उसकी अपनी वो है। अब ये अलग, अगर हम कंपेयर करेंगे जी, रफ़ी के टाइम में अलग तस्वुर था गानों का और आज अलग हो गया, नहीं, वो समय अलग था, उस वक्त सोच अलग थी, आदमी का लाइफस्टाइल अलग था। आज आदमी का लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गया, टाइम नहीं है, उसे फटाफट चीज़ चाहिए। लेकिन अबव ऑल आपको उस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर मैं गज़ल गा रहा हूँ, मैं उसका स्वरूप बदल सकता हूँ लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। रैप अच्छा लगता है और रैप को मैं गज़ल की तरह गाऊंगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हर म्यूज़िक अच्छा है, हर अप्रोच अच्छी है, बस काम अच्छा, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अगर अच्छा नहीं है, कंटेंट से मुझे शिकायत है, कंटेंट गिर रहा है। तो
आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं कि आज की नई जनरेशन उसके ऊपर काम करे और उसको सीखे कि हाँ ये कंटेंट जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी बदलाव लेके आए? देखिए, ऐसा होता है, जब आप कलाकार बनते हैं या कलाकार वाले पद पे होते हैं तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आप थोड़ा भीड़ से हटके हैं, भीड़ आपको सुन रही है, मासेस सुन रहे हैं आपको, तो आप जो भी डिलीवर करोगे इट शुड बी इन द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, इट शुड बी इन द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, अपकमिंग जनरेशन। हमारा भारत जो है आज एक ऐसे ट्रैक पर है, ऐसी पटरी के ऊपर है कि अब पूरी दुनिया हमको देखने वाली है। तो आज मी बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों तक, अपकमिंग जनरेशन तक पॉजिटिविटी जाए, एजुकेशन जाए, एक कायदे का कंटेंट जाए जो उनकी सोच में, उनकी लाइफस्टाइल में ऐड वैल्यू करे, रादर देन आजकल बहुत स्लैंग चल रहा है, वेब सीरीज में स्लैंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो क्या भला हो रहा है उससे? भाई वो भाषा तो हम आम भी बोलते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है? उन गालियों को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है उन चीजों का? अच्छा कंटेंट बनाइए, उसमें चेंजेस करिए अगर आप एजुकेटेड हैं तो। मेरा मतलब ये है। तो गज़ल के बारे में कुछ अच्छा, अपना नजरिया। हाँ, मुझसे आनंद जी, मैं आपकी क्वेश्चन को और बड़ा कर रहा हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप गज़ल ही क्यों गाते हैं, आप भजन क्यों नहीं गाते, या फिर आप कव्वाली क्यों नहीं गाते? देखिए, ऐसा होता है, हर आदमी की अपनी अप्रोच होती है जो उस चीज़ के लिए वो जस्टिस कर सकता है। मुझे गज़लों की तरफ से इसलिए रुझान हुआ क्योंकि एक तो ये मेरे नेचर से मिलता जुलता है। मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ और मैं शायरी को थोड़ा समझता हूँ, और गज़ल गाने के लिए शायरी का समझना बहुत ज़रूरी है। गज़ल एक्चुअली बिलेवेड के लिए को वर्णन करना होता है, एक ख्याल गायकी में आता है। और ये नहीं कि मैं लाइट सॉन्ग नहीं गाता, वो भी गाता हूँ, और मैं कव्वाली भी गाता हूँ, लेकिन जो मेरा यूएसपी है वो मेरा गज़ल है। और यहाँ आनंद जी, मैं एक और आपको बात बता दूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ, और ना मैं सिंगर बन पाया, क्योंकि शायद मेरी या तो एजुकेशन में कमी रही या फिर वो मुझे उतने मौके नहीं मिले। हाँ, पर एक चीज़ को मैंने एनकैश किया, जो 5000 कॉन्सर्ट्स मैंने करे, मैं परफॉर्मर बन गया। तो मुझे मालूम है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, अभी कैसी ऑडियंस है, कल कैसी ऑडियंस है, परसों कैसी ऑडियंस होगी। तो मुझे वो ऑडियंस के हिसाब से आई मॉर्फ माई सेल्फ, मोल्ड कर लेता हूँ, और वो मेरे पास कंटेंट है, तो मैं परफॉर्मर बन गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक मरकरी है जो थर्मामीटर के अंदर रहता है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है। नहीं, देखिए, उसमें टेंशन ये है कि मरकरी नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है। मेरी कोशिश ये है कि बस स्टेबल रहूं, ना ऊपर जाना ना नीचे आना, स्टेबल रहूं। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये ख्याल गायकी जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है और इसका बैकग्राउंड। देखिए जी, मैं फिर आपको बोलूँगा ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका क्या बैकग्राउंड, ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। शायद जो ज़्यादा मुझसे एजुकेटेड होगा उसको ज़्यादा अच्छे से बयां कर पाएगा। मेरी क्या सोच है कि ख्याल गायकी गज़ल में क्या रोल है, फैला के एक्सप्रेशन के साथ में गाना। जैसे मैंने पहले बोला था, शायर ने जिस तसव्वुर में उस पोइट्री को लिखा है, उस तसव्वुर को गायकी के थ्रू, मौसीकी के थ्रू अपने अंदर से पिरो कर मेरे ऑडियंस को देना है, और वो उसको उसी तसव्वुर में, उसी सेंस में एब्जॉर्ब कर पाए। ये मेरी कोशिश होती है, और यही मेरी लर्निंग है कि आज जब मैं गा रहा हूँ, मैंने कोई गीत गाया, ऐसा गीत गाया कि तुमको देखा तो ख्याल आया, तो मैंने गीत गाया। तो अगर मैं सिंपल गाऊंगा कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये एक सिंपल गाया, लेकिन ये इसका अगला लेवल क्या है कि ये जब तुमको देख रहा हूं तो मुझे वाकई ख्याल आ रहा है, तो ये होगा तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो ख्याल, एक ख्याल नहीं आया है, बहुत सारे ख्याल आए। तो वो जो एक्सप्रेशन है गायकी के अंदर, वर्ड्स के साथ में, पोइट्री के साथ में, वो ढंग से पिरोया जाए, ऐसा मैंने सीखा है। आपका क्या विचार है, क्या गज़ल एक मेडिकल साइंस के लिए वरदान हो सकती है? कि जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, तो बोला जाता है कि शास्त्रीय संगीत जो है अलग अलग मेडिसिनल वे में काम किया जाता है, तो क्या आप गज़ल को भी उस कैटेगरी में रख सकते हैं? मैं लाइटर नोट पे बोल सकता हूँ, अगर दिल की बीमारी है, अगर दिल की बीमारी है तो गज़ल आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन ऑल म्यूजिक इज गुड फॉर हेल्थ, ऑल म्यूजिक, चाहे वो सूफिज्म हो, चाहे गज़ल हो, शास्त्रीय संगीत हो, यहाँ पर गाए जाने वाला म्यूजिक यहाँ का बहुत ऑथेंटिक, वो रॉ है लेकिन इतना ऑथेंटिक है कि इतना टच करता है नर्व्स को, ऋषिकेश में स्पेशली।
वो कहीं ना कहीं थेरेपी काम कर रहा है। जो भी सारे गामा पाधानिसा के अंदर बंधा हुआ है वो थेरेपी है। तो कुछ चुनिंदा यादें जगजीत जी की जिसमें आपने कभी उनसे कुछ अच्छा सीखा हो, सुना सकते हैं? हाँ, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस कि मैंने एक बार वो घर गया उनके, तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा बोलते भी गाते थे वो, उनको बोलने में जो उनका पिच था वो उन्होंने बैठने के लिए कहा उधर कोने में बैठ गया, तो बहुत कोने में चला गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोने में मत जाया करो। कोने में मतलब अगर खुद ही चले जाओ कोने में तो दुनिया वैसे नहीं छोड़ेगी। तो बी अपफ्रंट और अपने आप को एजुकेट करो इस तरीके से कि आगे बैठो तो कॉन्फिडेंस अंदर से आए। तो तब उन दोनों बात चल रही थी। एक गज़ल उनकी है जो मैंने हल्का सा चेंज किया है उसमें। तो मैंने अंकल बोलता था उनको, जी अंकल। तो मैंने बोला अंकल इसमें तो मैंने एक सुर एक्स्ट्रा किया है। तो कहते ख़राब तो नहीं कर दी गज़ल? मैं कहा नहीं ख़राब नहीं करिए, एक चीज़ करिए, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने। कहते गाओ। तो पहले मैं गाऊंगा जो ओरिजिनल वर्जन है जो जी ने गाया है, और फिर उसमें एक जो मैंने नोट चेंज किया है वो है। ये ओरिजिनल वर्जन है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये ओरिजिनल। अब चेंज क्या किया, जिंदगी में देखिएगा आप। जिंद तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ओरिजिनल है। जिंदगी धूप तुम घना साया, ये मैंने किया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल। तो एक नोट चेंज करते ही जगजीत जी की आंखें एकदम गोल हो गई। कहते अब तू सारी जिंदगी बोलेगा तूने किया है। मगर नहीं, मैंने नहीं किया जगजीत जी, ये आपने कराया है। तो वो इतना खुश हुए इस बात को लेके कि चलो ये खाली कॉपी ना करके बंदा कुछ इसमें कुछ चीज़ें कर रहा है। तो ये एक बहुत सुनहरी याद है उनके साथ में मेरी। एक बार वो प्रोग्राम करके बाहर निकले, जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला, कैसे प्रोग्राम करके बाहर निकले, और मैं दूसरी गाड़ी से बाहर निकला, पार्किंग में से मैं निकला, ये ऑडिटोरियम निकले, और हमारा दिल्ली में वो एक मूलचंद रेड लाइट है, वहाँ पर गाड़ी रुकी। तो पहले वो नंबर चलते थे, अब तो बंद कर दिया उन्होंने। वो 43, 42, 41 चला था। मैंने 20 मिनट में गाड़ी छोड़ी और छोड़ के भाग गया उनके पास में, और खिड़की खुली हुई थी उनकी, और मैं खड़ा हो गया। अब आप देखिए, जिसको आप इतना दिल से चाहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो क्या तस्वुर होगा। तो मेरे अंदर से कोई शब्द ही नहीं निकले, मैं म्यूट मोड में चला गया। और मैं देख रहा हूँ उनके यहाँ कलमों वाले वाइट बाल भी दिखाई दे रहे हैं, उनका चश्मा भी देख रहा हूँ, वही मुश्किल से 5-6 सेकंड के अंदर। और ऐसा लग रहा था कि बस शायद इसी भी जीवन का ही हमारा जन्म हुआ था, इसी दिन के लिए जन्म हुआ था। देखा उनको, बस उन्होंने पूछा ठीक हो? जी मैं गाता हूँ। मैंने ये जवाब ही नहीं दिया कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैंने बोला मैं गाता हूँ। कहते रियाज करते हो? मैंने कहा जी करता हूँ। ये बात चल रही रोड के ऊपर ही, और फिर उन्होंने एक बात बोली कि देखो रियाज करोगे तो राज करोगे। तो ये रियाज करोगे तो राज करोगे, ये बात ऐसी जहन में उतर गई। शायद ही कभी कोई दिन ऐसा गया हो जिसमें मैंने सुबह उठ के छोटा मोटा बड़ा लंबा रियाज ना किया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ सबसे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सुनहरी याद यहाँ से लेके मैं चल रहा हूँ। एक करैक्टर है आपकी ज़िंदगी में, लोहा सिंह। जी हाँ, ये मैंने अभी नई सीरीज शुरू करी है, लोहा सिंह। ये सटायर है, और ये अंडर 10 मिनट्स का कॉमेडी है। और उसमें जो बेस्ट पार्ट है, मैं बताऊँ आनंद जी क्या है, जो मैं भी अमेज्ड हो गया, मुझे नहीं मालूम था। उसके अंदर 4 और कैरेक्टर्स हैं। रमेश, सुरेश, वो सा बोलता है, मुजफ्फरनगर का बनाया है मैंने उस बंदे को, वो सा बोलता है, वो शाह को शाह नहीं बोलता, सा बोलता है। तो रमेश, सुरेश और मुकेश, ये 3 कैरेक्टर हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं। अब वो काम जो करते हैं वो अलग अलग एपिसोड में मैं अलग अलग हूँ। कहीं पर डॉक्टर हूँ, कहीं पर मैं एक साड़ी बेचने वाला, बाजार में बैठा हुआ वो हूँ साड़ी बेचने वाला। तो वहाँ मेरी साड़ी में दुकानदार जो होता है, अपना केयर टेकर होते हैं, जो साड़ियाँ दिखाते हैं, वो बने हैं वो लोग। कहीं पर मैं शमशान घाट के अंदर मैनेजर हूँ, जो बुकिंग करता हूँ, जो बॉडीज आती है उनकी लकड़ी का। तो वहाँ भी वो लोग लकड़ियाँ निकालते हैं, सफाई करते हैं, तो वहाँ पर वो है। कहीं पर मैं, मेरे दोस्त हैं वो। तो
इन सब के बीच में मेरी एक बीवी भी है, इसका नाम है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी। नाउ दीज कैरेक्टर, दीज नेम्स, वो एकदम से टच करते हैं, और वो इतने ज़्यादा इसको मैंने प्रोड्यूस किया है वहाँ पर इमेजिनेशन, कि मुझे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम रमेश सुरेश से मिलना चाहते हैं, वो कैसे कैसे दिखते हैं, कि उनको इतना इन्वॉल्व करता हूँ मैं। तो एक सीन उसमें सुनाता हूँ मैं, कॉमेडी सीन है कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, शादी की बुकिंग करने आया हूँ, तो मैं पूछता हूँ मुकेश से कि मुकेश, रमेश कहाँ है? अरे रमेश कहाँ है? अरे ये स्विमिंग पूल पे क्या कर रहा? रमेश इधर आ। ये स्विमिंग पूल पे क्या कर रहा था? यो देखने से स्विमिंग नहीं आती, तैराकी सीखनी पड़े। तो ये एक छोटा सा कैरेक्टर, तो इसमें क्या है, वो रमेश भी आ गया वहां से, सुरेश से पूछ भी रहा हूँ, और वो कैरेक्टर अगर आप देखेंगे उसको तो आप देखेंगे वो सारे लाइव हो जाते हैं, और कोई भी नहीं वहां पर। और इन सब के ऊपर एक सुशीला जीजी भी है, जीजी ये बोला जाता है उधर नॉर्थ साइड में। तो वो इतना ज़्यादा कनेक्ट होता है, तो आप जब देखेंगे उसको विद इन 10 मिनट, और हर किसी के अंदर एक सोशल मैसेज भी है, चाहे वो मास्क लगाने पर हो, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हो, हाथ सैनिटाइज करने वाली बात हो, हर किसी के ऊपर हर एपिसोड में एक सोशल मैसेज भी है। तो विद इन 10 मिनट्स वो मैं प्रोड्यूस करता हूँ। आप इतनी जगह शो करते हैं, कभी ऐसा लगा कि शो ना मिला था? वाह, ऐसा हो गया था 17 में, 2017, 16, 17 बहुत बड़े गुजरे, मैं बहुत परेशान हो गया, क्या करूँ। तो मुझे एक पीर साहब मिले, उन्होंने बोला कि आप कमरा बंद करके गाइए और तालियों को सुनिए, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग आपके दीवाने हो रहे हैं, हाउसफुल हो रखा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आपको इवेंट मैनेजर्स के। आप ये पॉजिटिविटी इस तरीके से, कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात थी, लेकिन ये डर हमेशा एक आर्टिस्ट के अंदर रहता ही रहता है, अगर तो वो कमर्शियल है। ये डर यही नहीं होता शो मिला नहीं मिले, अरे 2 मिले 4 मिले, अरे अब 8 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगला महीना क्या होगा, अरे ये साल तो अच्छा जा रहा है, नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, मुझे विदेश में मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब मैं कराया, 5000 कॉन्सर्ट, दुनिया में कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा आनंद भाई, और बड़ा लकी हूँ बात को ऐड करने में। इस ट्रिप पर जब मैं यहाँ आया, बाबा बैठे थे, मैं बैठा हूँ, हम गा रहे हैं, सामने शायद एक बंदा बैठा है, 12 बैठे हैं, अचानक से 11 चले गए, एक ही रह गया, एक भी नहीं है। मुझे वो चीज़ अब अफेक्ट ही नहीं कर रही है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिस इज द मेजर टेक अवे फ्रॉम ऋषिकेश इस बार का, कि आनंद लेना है, बस हो गया, आनंद लेना है। यकीन मानिए, आप आनंद लेंगे तो ऐसे से आनंद मिलेंगे आपको। और ये पेटी का लाइफ में क्या रिश्ता है? देखिए, अगर पेटी ना हो मैं कोई और साज है जिसके साथ आप गजल नहीं, देखिए ऐसा होता है, बताता हूँ। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी साज, हम तो आइडियली तो हम तानपुरे पर भी हमें गाना आना चाहिए कि सिर्फ तानपुरा बज रहा है गा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हारमोनियम के साथ में अलग अलग तरीके से बजाते हैं, मैं हारमोनियम प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सपोर्ट के लिए कॉर्ड सपोर्ट लेता हूँ। अगर मुझे कॉर्ड मिल रही है तो मुझे गाने मज़ा आ रहा है, अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको मज़ा आ रहा है, सिंपल सा फंडा है। अब मैं गिटार लेके बैठ जाऊँ, मुझे गिटार प्रॉपर तरीके से आता नहीं हो, आता कुछ कॉर्ड्स वगैरह आती हैं, लेकिन मैं बोला जा रहा हूँ तो मज़ा नहीं है। ये सपोर्ट के लिए, और ये चीज़ इसके बगैर मैं परफॉर्म मुझसे होगा नहीं। ये विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेट्स एक्नॉलेज दैट, आई मीन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मुझे बहुत सपोर्ट करता है और मेरा एक मूड बनाता है। अब मेरा मूड बनता है तो फिर मेरे साजिंदों का मूड बनता है, उनका मूड बनता है तो पूरे स्टेज का मूड बनता है, पूरे स्टेज का बनता है तो पूरे ऑडिटोरियम का मूड बनता है। आप मैंने देखें वीडियो यूट्यूब पर, पूरी ऑडियंस गा रही है, पूरा हॉल गा रहा है, तो क्या हो रहा है? क्या मैं कह रहा हूँ गाओ? मैं तो ऐसे भी देखे लोग विद ड्यू रेस्पेक्ट की, अच्छी लगे तो ताली बजाना, अच्छी लगे तो मुझे ताली की आवाज़ आनी चाहिए। अरे क्यों आए ताली की आवाज़? हम तो निकल गए भैया, हमें तो आज जैसे गा रहे थे हम लोग दोहे गाए, खत्म होने के बाद में ऐसा निर्वाणा हो गया। दैट इज दी, मेरे ख्याल से तो मैं तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन शो जहाँ, अच्छा अब ये है ना नहीं, पैरामीटर क्या है आपके बेहतरीन होने के? अब अभी देखिए पैरामीटर्स क्या है, अच्छा पैसा मिला हो, अच्छी ऑडियंस हो, वाहवाही मिली हो। मैंने तो कैंसर पेशेंट के सामने भी गाया है, मैं लगातार ओल्ड एज होम में भी गाता हूँ, मैं ऐसी जगह गा रहा हूँ जब
लेडी डेथ बेड पर है, वो कहती है मैं जजी से मिल नहीं पाई पर आपको सुनना चाहती हूँ। मैंने वहाँ गाया, मैंने हाई कमर्शियल गाना गाया, कंसर्ट किया कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में, हाउसफुल था, लाठीचार्ज हो रहा था बाहर। बेंगलोर में गाया, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी यूट्यूब पर। बेंगलोर हाउसफुल था। तो हर किसी का एक अलग अलग पैरामीटर है। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई, उनसे सीख रहा हूँ कि स्टेज की क्या गरिमा होती है, क्या मर्यादा होती है, वो चीज़ें मैंने सीखी हैं। वो अपने आप में कुछ यादें हैं जो ज़रूरी है, जो जिनके बारे में मालूम होना जरूरी होना चाहिए कि भी स्टेज की अपनी गरिमा होती है। तो वो चीज़ देखा जाता है। एवरी शो इज क्या, अब मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो बेस्ट ये लग रहा है बिकॉज आई एम लिविंग दिस मोमेंट। आई डोंट वॉन्ट एनी स्टेज, मुझे मॉनिटर्स नहीं चाहिए, मुझे लाइटर नहीं चाहिए, मुझे तो गंगा बह रही है। हाँ, आँख बंद करके पंडित सुन रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, मजा। पता ये कहाँ से लाओगे? तो एवरी स्टेज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज योर मेजरमेंट क्राइटेरिया। आखिर में आपका एक सुहाना सफर आने वाला नहीं, आने वाला सफर तो पता नहीं, सफर चल बरसों सुहाना रहा है। अभी तो इतना बढ़िया चल रहा है कि ये यही कंटिन्यू रहे। मैं आनंद जी, मैं आपको बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ और टेक इट एज अ सिग्नेचर और साइन ऑफ कमेंट। 3 चीज़ें हैं जो दुख का कारण है और उसमें इतनी ज़बरदस्त, और ये पंडित जी से सीखा मैंने, आपको पर्पल योगीज हर्विता, यहाँ से आज का रिलेशन नहीं है, कई सालों से मैं आ रहा हूँ और वहीं से चीज़ ड्राइव हुई है। और मैं बताते हुए मुझे फ़ख्र इसलिए हो रहा है कि शायद पंडित जी को भी अच्छा लगेगा कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि वो किस तरीके से वो इवॉल्व होकर किस तरीके से अब निकल के आ रही हैं, कैसे वो मैच्योर होकर आई है बात। कि देखिए, पास्ट तो कभी आपका था ही नहीं। सबसे ज़्यादा बेवफा जो है वो पास्ट है, जो आपको छोड़ के चला गया, वो आपके साथ में है। फ्यूचर जितना धोखेबाज और इतनी गोल मोल ना दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब होता क्या है, हम इधर या तो पास्ट को चिपकाए बैठे होते हैं या फ्यूचर में वरी में बैठे होते हैं। ये बेचारा प्रेजेंट जो है ना, ये अनाथ हो जाता है। ये मुझे अब समझ में आया जाके कि दुखी होने का रीज़न ये है कि भैया वो मेरे हिसाब से मामला नहीं चल रहा है। पास्ट गुप्ता जी का बेटा रह गया था IAS के अंदर, मैं अपने बेटों क्यों घुसाऊँ IAS में? अरे उनका बेटा रह गया, जरूरी आपके संग भी ऐसे ही होगा। कहने का मतलब ये है, आप अपने प्रेजेंट में रहिए। मैं प्रेजेंट में हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कल कॉन्सर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कोई सुनने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज आई नो वरीज अबाउट फ्यूचर। आपकी कोई फेवरेट गज़ल? मेरी फेवरेट गज़ल, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि एक बाप है, उसके 10-12 बेटे हैं कि आपका बेस्ट बेटा कौन सा है? तो एवरी गज़ल इज बेस्ट। अच्छा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये मैंने आनंद जी ये चीज़ सीखी है, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। तो जो गज़लें मैं कर भी रहा हूँ वो मरू जड्डी जी ने गाई हुई समझ। हाँ, मुझे कुछ गज़लें गाने में आनंद आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आता है। कुछ ऐसी गज़लें मेरी फेवरेट है और कई हैं, एक नहीं, एक से काम तो नहीं चलेगा, कई सारी हैं। उनमें से एक निदा साहब के 2 हैं जो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं। निदा फादी साहब के दोहे हैं और बड़ी खूबसूरत बातें इसके अंदर है। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। दुख न दुख से बात की,
दुख न दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव। हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर। जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूह। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूह। जैसे मिलके आम से मीठी हो गई धूप, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान। तेरा मेरा प्यार ही, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, हर पुस्तक का ज्ञान, हर पुस्तक का ज्ञान। बहुत बहुत शुक्रिया। निदा साहब के दोहे थे साहब। मेरा आखिरी प्रश्न ये है जी। कि कभी कोई शायर या कोई कवि आपके पास अपनी कविता लेके आया हो या कोई शायरी लेके आया हो, तो उसको कभी आपने गाने की कोशिश करी? कभी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, अभी आनंद जी ये लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत फेसबुक लाइव करे, करीब 400-500 फेसबुक लाइव मैंने परफॉर्मेंस करी, और यकीन मानिए इतने सारे शायर का मैं दोस्त बन गया हूँ। वो नहीं मेरे बने, मैं उनका दोस्त बन गया हूँ, उनकी एहतराम में बोल रहा हूँ। और वो कोई ना कोई मुझे भेजता रहता है। लेकिन फिर बात आती है एजुकेशन की। मैंने अपने आप को उस तरीके से एजुकेट नहीं कर पाया कि जहाँ मैं कंपोजिशन भी करूँ, चीज़ें क्रिएट करूँ। मैंने बोला ना, मैं परफॉर्मर बन गया। तो परफॉर्मर बनने के बाद उनकी भी इच्छा होती है कि वो ऐसा कुछ गा दूँ। तो मैंने कुछ कोशिशें करी हैं, कुछ चीज़ें गाई हैं, और देखिए शायद आने वाले टाइम के अंदर ये ऊपर वाला शायद ये तौफीक बरत के साथ मैं कंपोजिशन भी करूँ। पर हाँ, लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं लेके शायरी अपनी, और मुझे दुख भी होता है, कभी कोशिश भी करता हूँ, लेकिन
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आनंद जी। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ऋषिकेश राइटिंग वाले चैनल पर इतना मकबूल चैनल है, यहाँ पर इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग इसके ऊपर हैं। मुझे नाचिस को भी मौका मिला, पर्पल, योगी हमिटाज, पंडित विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे यहाँ पर, आप बना रहे हो मुझे, और आनंद जी आप आए और मुझे इस खूबसूरत गुलदस्ते में छोटी सी जगह मिल रही है। ये मेरे लिए गोल्डन टेक अवे है यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर We are also thankful for you. Namaste. Thank you. So at the end, would you like to share your link so people can know where वो आपको सुन सकें? रुनित आर्य, मतलब इतना लोग मोहब्बत करते हैं कि 70-80 हज़ार लिंक मिल जाएंगे, तो बस आप नाम ही टाइप करिए और दिल से याद करिए, बंदा हाजिर है।